पहला टॉपिक आपका क्या है, मैंने बताया था, भाषा की इकाइयाँ। दूसरा वर्णमाला साहित्य की, फिर शब्दकोश की वर्णमाला, फिर वर्ण विच्छेद, फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय, फिर संधि, फिर समास। पहले ग्रुप में आपके कितने टॉपिक हैं? 8 टॉपिक हैं। और मैंने बताया भी था ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? उपसर्ग है। मतलब इंग्लिश की बात करें तो प्रेफिक्स। ठीक है, प्रेफिक्स है। ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा और शायद सबको डेफिनेशन एक ही पता होगी। उपसर्ग क्या होती है? शब्द के आगे लग जाए उपसर्ग, शब्द के पीछे लग जाए प्रत्यय, खेल खत्म। इतना ही है, इतना ही है ना। जबकि उपसर्ग का रोल बहुत बड़ा है। बताइए उपसर्ग कितने टॉपिक पे प्रभाव डालता है? जैसे मैंने आपसे बोला कि जो हमारा वर्णमाला है वो संधि बनाता है और छंद बनाता है। 2 टॉपिक को रिफ्लेक्शन दे रहा था। इसमें कितने टॉपिक होंगे बताइए? हो सकता है। चलिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि उपसर्ग आपका है क्या? तो ये एक शब्दांश है। क्या है भाई? शब्द का अंश है। इसका मतलब शब्द से छोटा है। मैंने आपको इकाइयाँ बताई थी। सबसे पहली इकाई ध्वनि है, फिर वर्ण है, फिर अक्षर है, फिर शब्दांश है, फिर शब्द है। तो शब्द से भी छोटा है। इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के साथ अर्थ बदल देता है, अर्थ के बदल देता है। तो शब्दांश की इकाई क्या है? जो आपकी इकाई है वो क्या है? उपसर्ग है। शब्दांश की इकाई क्या है? उपसर्ग है। कोई पूछे शब्दांश की इकाइयाँ हैं कितनी? तो भैया अगर कोई पूछे शब्दांश की इकाइयाँ कितनी होती हैं बताइए। शब्दांश की इकाइयाँ लिखवाया है मैंने शुरू में ही। तो इसकी 2 इकाइयाँ होती हैं। पहला क्या होता है? उपसर्ग, और दूसरा क्या होता है? प्रत्यय। ध्यान रखो कि किसी भी शब्द में अगर हमें तोड़ना है तो हमें देखना है कि शब्द या तो मूल होगा या क्या होगा? यौगिक होगा। मूल होगा या फिर यौगिक होगा। अब आपको यौगिक शब्द पता कैसे लगेगा कि ये शब्द यौगिक है, ये रूढ़ है? 2 शब्द दे रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने आपके सामने एक शब्द दिया विद्यालय और एक शब्द दिया राम। कौन सा मूल है, कौन सा यौगिक है? ऊपर वाला यौगिक है और नीचे वाला मूल है। क्यों मूल है? रीजन बताओ। अरे इसको तोड़ सकते हैं हम, विद्याधन, और तोड़ने के बाद भी इसका अर्थ निकलेगा। दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा। लेकिन राम को तोड़ोगे तो क्या होगा? एक तरफ रा हो गया और एक तरफ माँ हो गया, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए मूल है। मूल का मतलब होता है रूढ़ शब्द। इसका मतलब ये कौन सा शब्द है? ये रूढ़ है। और ये कौन सा शब्द है? यौगिक है। तो दुनिया में जितने भी शब्द हैं, जो भी आप शब्दावली यूज कर लो, या तो रूढ़ है या फिर यौगिक है। रूढ़ है या फिर, और इन दोनों से मिलकर एक और बन जाता है योग रूढ़। लेकिन इंपॉर्टेंट शब्द 2 ही होते हैं, रूढ़ या यौगिक। अब रूढ़ और यौगिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहचानना पड़े तो कैसे पहचानोगे? देखो आपके सामने शब्द है मैं मेरा। ये शब्द रूढ़ है या यौगिक है? हैं? यौगिक है। रूढ़ है। क्या ये टूट नहीं सकता है? क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई, एक तरफ बनेगा मामा, वो एक तरफ बनेगा एरा प्रत्यय। ये प्रत्यय है और ये आपका रूढ़ शब्द है। तो दोनों टूटने के बाद दोनों अपने आप में अर्थ रख रहे हैं। भाई प्रत्यय अपने आप में एक शब्दांश होता है और मामा अपने आप में शब्द होता है। शब्द टूटने के बाद उन दोनों शब्द का कोई लिंक ना हो, कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो, उन शब्दों का उनका प्रयोग ना होता हो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर एक शब्द है रमेश, ठीक है, और एक शब्द है सुमित। इन दोनों शब्दों में दोनों नाम हैं। कौन सा नाम रूढ़ है, कौन सा यौगिक है? कैसे? हाँ, क्योंकि सुमित टूट नहीं रहा है, लेकिन ये टूट रहा है। कैसे टूट रहा है? रमाधन ईश। तो इसका मतलब जब तक शब्द टूट रहा है तब तक वो क्या है? यौगिक है। और शब्द नहीं टूट रहा है वो क्या है? रूढ़ है। एक शब्द और देखो, शब्द आपका है मौन। बताइए यौगिक है या रूढ़ है? ये रूढ़ है। सच बताओ, पक्का? सभी का क्वेश्चन गलत है। 2 नंबर सबके कट हो गए। वही तो भाई, आपसे कोई पूछे कि सर यौगिक कैसे हो सकता है, यदि कोई पूछे
कि यौगिक कैसे हो सकता है, तो भैया यौगिक शब्द की इकाइयां पढ़नी होंगी। यौगिक जो हमारा शब्द है उसके लिए हमें शब्द में क्या देखना होता है, या तो उपसर्ग देखना होता है इकाई पहली, या प्रत्यय देखना होता है, या शब्द में संधि देखनी होती है, या शब्द में समास देखना होता है। यदि किसी शब्द में ये चार चीजें मिल रही हैं आपको तो कैसा शब्द है, यौगिक है। क्या आपको मौन में कुछ दिख नहीं रहा, कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं है? बताइए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? क्या प्रत्यय है? नहीं। पहली बात तो आप ये देखोगे मौन बना कैसे है, तो भाई मौन बना है मुनि में छोटा आ प्रत्यय लगाने से। समझ रहे हो? तो मौन शब्द अपने आप नहीं आया, इसको मुनि से जन्म दिया गया है। तो जब शब्दावली ही आप ठीक से नहीं समझ पाओगे, एसएससी जीडी में क्या कर पाओगे? क्योंकि एसएससी जीडी तो शब्दकोश का ही भंडार है नहीं है? वर्तनी का भंडार है, वाक्य शुद्धि का भंडार है। और ये सारी चीज क्लियर कहाँ से होंगी? उपसर्ग और प्रत्यय से। अभी आपने जो पढ़ा था, बड़माला पढ़ा है, बड़विच्छेद पढ़ा है, इससे तो शब्द को आपने अलग लेवल से तोड़ना सीखा है कि कौन सा आधा है, कौन सा पूरा है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। लेकिन इससे क्या सीखोगे? इसी से तो मेन शब्दावली सीखोगे कि कौन यौगिक है, कौन रूढ़ है। अब कितना छोटा पॉइंट है कि रूढ़ और यौगिक शब्द दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और तीन प्रकार के होते हैं कुल, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। लेकिन योग रूढ़ की अभी बात नहीं करेंगे। दुनिया में हर शब्द या तो रूढ़ है या यौगिक है। जैसे ये बेंच है, बेंच क्या है? मेज, हिंदी में ले लो, रूढ़ होगा। ये लड़की नेहा, कैसा शब्द है? रूढ़ है यौगिक? रूढ़ है, टूट ही नहीं रहा ना, उपसर्ग है ना, प्रत्यय है ना, संधि है ना, समास है। अंकुर टूटेगा ही नहीं, ये भी रूढ़ है। कलूटा, ये यौगिक है, क्योंकि आपने इसमें कर लिया का उ लू लू, तो तुमने इसमें थोड़ा थोड़ा कर लिया। तो कलूटा है, इसमें क्या मूल शब्द है और क्या प्रत्यय है? प्रत्यय तो है, लेकिन कौन सा प्रत्यय है? तो तोड़ो। कलू ले आओ। कलू कौन सा शब्द होता है भाई? अरे भैया, कलू से थोड़ा बनता है, काला होता है, और टा प्रत्यय होता है। काला में जब टा लगता है कलू बन जाता है। अब ये थोड़ी तुम कहोगे नहीं सर कलू अलग कर दो, टा अलग कर दो, फिर तो ये भी बात हो गई। शब्द क्या है आपका? बचपन है, तो इसमें प्रत्यय तो हो गया पन, तो क्या रूढ़ शब्द बच हो गया? बच क्यों होगा भाई? बच्चा शब्द होता है। अब आप कहोगे चा कहाँ गया? अरे जोड़ने के बाद चीजें कम बड़ होती हैं ना, वही तो नियम सिखाएंगे तुम उपसर्ग और प्रत्यय में। भाई उपसर्ग और प्रत्यय का यही रोल होता है। मैंने आपसे क्या कहा? सीरियसली पढ़ो ये सारे लेक्चर। अगर बोर नहीं हो रहा तो इन शब्दावली से आपको उपसर्ग और प्रत्यय इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्याकरण की जड़ है गति है। इसके बिना तो संधि आपकी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। मैंने इतने शब्द पूछे, सभी आपके गलत रहे। समझ रहे हो? इससे मतलब क्या पता लग रहा है कि हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि विद्यालय शब्द यौगिक है, और कल और कमल और कलश ये सर जी रूढ़ है, खेल खत्म हो गया। जबकि हमें शब्दावली पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एसएससी जीडी की भी भर्ती आ गई है नहीं है? और एसआई में कितने लोगों का है? एसआई का पेपर कब है? मार्च है। और हमारी तैयारी कितनी खतरनाक चल रही है, इससे आइडिया लग रहा है। तो भाई कंपटीशन बहुत टफ है, और तुम्हें यह भी पता होगा कि इसमें जितने भी लोग हैं सब एक से एक अच्छे हाईएस्ट हैं, और सब टीचर हैं। ठीक है, तो ये तो फिलहाल सारे शब्द लिखवाऊंगा मैं, इसलिए मिटा दे रहा हूँ, ये तो खाली समझाने का था। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि भैया कि इतना इंपॉर्टेंट है उपसर्ग, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? पहली बात तो ये बताओ कि हम उपसर्ग को तोड़ना चाहें, पहले तो उपसर्ग को तोड़ के दिखाओ। तो उपधन सर्ग बहुत आसान है, तोड़ लिया भाई। अब उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है भाई, मतलब जो व्यक्ति निकट होता है। अगर आपसे कोई कहे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य का पड़ोसी व्यक्ति उसके थोड़ा सा नीचे होता है, वही तो उप होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही तो उप होता है। उप का मतलब क्या होता है? समीप होता है। क्योंकि उपसर्ग का हमें अर्थ भी जानना पड़ेगा, मतलब भी जानना पड़ेगा। ये कोशिश करना है कि उपसर्ग कैसे करके पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये बहुत लॉजिकल टॉपिक है। और होता क्या ना, मैं सच बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है बेटा। उपसर्ग पहले लग जाता है, पढ़ लो आप 22 उपसर्ग संस्कृत के, पढ़ लो आप अरबी फारसी के, पढ़ लो हिंदी के, खेल खत्म, याद कर लो। प्रत्यय, जबकि यही दो टॉपिक ज्यादा डिटेल से पढ़ाना चाहिए यदि उनकी बच्चों की व्याकरण अच्छी करनी है।
पूरा व्याकरण, पूरी वर्तनी, सब कुछ सुधार होता है इन 8 टॉपिकों से जो मैं पहले ग्रुप में रख के आया हूँ। संज्ञा सर्वनाम से कोई वर्तनी क्लियर थोड़ा होती, वर्तनी तो ऑलरेडी यहीं क्लियर हो जाती है, होती नहीं होती है। अब परिभाषा कोई पूछे इसकी क्या होगी बताइए। यदि कोई परिभाषा पूछे तो अब परिभाषा क्या आप वह बताएंगे जो अभी आप बोल रहे थे या फिर अलग तरीके से बताएंगे? बताओ परिभाषा क्या है? बताओ परिभाषा क्या हो सकती है इसकी? तो परिभाषा क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है। क्या है? वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगकर, अब लगकर जो एक्शन करेगा वही टॉपिक की मेन परिभाषा है। क्या करेगा? लगकर विलोम शब्द, कॉमा पर्यायवाची शब्द, कॉमा नए शब्द, कॉमा संधि। और संधि के तीनों प्रकार बनाता है उपसर्ग, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों बनाता है। एवं समास का निर्माण करता है। निर्माण करता है। क्या समझ में आया? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगेगा। कहाँ लगेगा? शुरू में लगेगा और 5 टॉपिक पे प्रभाव डालता है। इससे आपको मैं 250 कम से कम विलोम शब्द याद करा दूंगा और बहुत आसानी से अभी भूलोगे नहीं। अरे सर ये तो हवा में याद हो गए। PDF डालेंगे, अभी टाइप हो रही है, टाइप होने तो ये टाइप करा रहे हैं सुमित। कितनी टाइप हो चुकी? आज हो जाएगी, फिर उसके बाद चेक भी करना पड़ेगा कोई गलती ना हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लॉजिकली है, बहुत आसानी से याद करोगे। थोड़े पर्यायवाची भी बन जाते हैं, नए शब्द भी बनते हैं, और क्या होता है? संधि बनती है और समास भी बनता है। तो देखो जो जो चीज़ बनती है पहले वो देखते हैं कि आखिर कैसे करके बन रहा है ये। तो अगर कोई पूछे कि भैया उपसर्ग से निर्माण, तो उपसर्ग से निर्माण हमारा जो हो रहा है वो 5 चीज़ों का हो रहा है, 5 टॉपिक पे प्रभावी है। अब वो 5 टॉपिक क्या हैं? तो अगर हम बात करें इसकी, पहले नंबर पे हम विलोम बता दे रहे हैं। विलोम, इसका मतलब विलोम शब्द उपसर्ग बनाता है। उपसर्ग ऐसे होते हैं जो विलोम का भाव भी देते हैं। दूसरे की बात करें हम तो भाई पर्यायवाची बनेंगे। पर्यायवाची शब्द भी किससे बन जाते हैं? और क्या नए शब्द भी बनते हैं? नए नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्द भी। और क्या होगा? संधि बन जाएगी। और क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। इतनी चीजें आपकी बनेंगी। अब अगर मैं शब्द की बात करूं, एक शब्द क्या है? पक्ष। पक्ष नहीं होता, पक्ष होता है। का की साउंड भी आना चाहिए, ठीक है। एक शब्द है नाश, एक शब्द है शेष, और एक शब्द है आस, ठीक है। एक शब्द क्या है? आस है, ठीक है। और एक शब्द है आपका आचार। हम लिख ले रहे हैं यहां पर क्रिया। क्या रख दे रहे हैं? क्रिया, ठीक है। अब इनमें हमें कोई उपसर्ग लेना है और उसका इसमें शुरुआत करनी है।
तो अगर मैं यहाँ पर बी ले लूँ और यहाँ पर भी बी ले रहे हैं और यहाँ पर भी बी ले रहे हैं और यहाँ पर भी बी ले रहे हैं, यहाँ पर हम प्रति ले रहे हैं, तो आप देखो ये सारे उपसर्ग हैं, लेकिन इनसे बनने वाला शब्द क्या बन रहा है? देखो पक्ष का विलोम क्या होगा? तो आप कहोगे कि इसका होगा विपक्ष। क्या होगा? तो ये विलोम हो गया। ये एक शब्द नहीं है, बहुत हैं। सा उपसर्ग से बनेगा, क्या बनेगा? सघोष। और क्या बना अगला शब्द बताइए? नाश है, और नाश का मतलब डिस्ट्रॉय करना होता है, तो फिर इसका मतलब विनाश का मतलब भी क्या होगा? तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इसका मतलब पर्यायवाची हो गए। भाई नाश का विनाश पर्यायवाची होता है और पक्ष का विपक्ष हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको पता शेष का मतलब रिमाइंडर होता है, और विशेष बिल्कुल ही शब्द अलग हो गया। इसका मतलब ये नया शब्द बना नहीं बना? जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे धन, धन होता है पैसा, उसमें नी लग गया, निधन हो गया, भी चढ़ गए आप, तो इसका मतलब वो शब्द बिल्कुल अलग हो गया नहीं? अब बी और धन आस क्या होता है? व्यास होता है। जब व्यास हुआ तो उसमें कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? क्योंकि या से पहले आधा बढ़ है नहीं है? प्रतिधन क्रिया क्या हो गया? प्रति। अब प्रतिक्रिया में कौन सा समास हो गया? हाँ, तो उपसर्ग लगा है, कौन सा समास हुआ? लिखेंगे समास कौन सा हुआ? ये प्रतिक्रिया में समास कौन सा है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुविधि है। भाई ऐसा की तैयारी कर रहे हो तो पता नहीं। अव्ययी भाव है, क्या है? अव्ययी भाव, बहुत बढ़िया। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास हुआ इसमें, क्यों हुआ? क्योंकि आपने तो ये देख के बताया ना कि सर जहां पर उपसर्ग लगा होगा पूर्व पद, वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा। जबकि मैंने पहले ही बताया रखा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डेफिनेशन शॉर्ट में लोग निपटाते हैं 6 लाइनों में 6 समास खत्म, तो घूम जाओगे समास में कम से कम कई लेक्चर लग जाएंगे। मगर जान भी अच्छे जाओगे कि भैया जो भी पढ़ाया गया अभी तक खाली मूली का खाना पुनी की गई है, और यही एक लाइन बता दी कि जहाँ उपसर्ग मिल जाए वो कौन सा होगा? अव्ययी भाव। जबकि उपसर्ग लगने के बाद क्या क्या समास बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये तो इतना समझ में आ गया कि हमारे इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं किस पे टिके हुए? उपसर्ग पे टिके हुए हैं। कौन कौन से हैं? सीधी सी बात है भैया, विलोम भी बनाएगा, पर्यायवाची बनाएगा, नए शब्दों का निर्माण करेगा, संधि बनाएगा, समास बनाएगा। 5 चीजें बहुत होती हैं। आगे 5 टॉपिक जो आप पढ़ोगे ये सब पे विशेष रूप से ध्यान देगा। अब हम अगर बात करें आगे कि भाई ये जो आपने अभी बताया सर विलोम शब्दों की, तो आपको सीट मिल जाएगी। आपने बताया सर संधि, उपसर्ग से संधि बन रही है। क्या बन रही है? संधि बन रही है। अब संधि को आप 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। कौन सी? स्वर, विसर्ग और व्यंजन। ये तीनों संधि बन जाएंगे उपसर्ग से। देखो शब्द लिख के दे रहा हूं मैं आपको 3। क्या इसमें है शब्द आपका? अत्याचार। अत्याचार हो गया। प्रत्येक। क्या इनमें दोनों में उपसर्ग है? नहीं है? बताइए। हैं। विसर्ग में देखो निराशा। ठीक है, ये निराशा आपका हो गया। दूसरा आपका है दुर्बल। तीसरा आपका है दुस्साहस। क्या इनमें सब में उपसर्ग है? नहीं है? बताइए। हैं। इसमें देख लो सज्जन। अब अगर कोई पूछे कि इनमें उपसर्ग हैं क्या, तो भैया इसमें उपसर्ग क्या है? अति। अति धन आचार, संधि बनेगी। इसमें क्या है? प्रति उपसर्ग है। इसमें क्या है? निरुपसर्ग है। इसमें क्या है? दूर उपसर्ग है। इसमें क्या है? दोष उपसर्ग है। इसमें क्या है? 7 उपसर्ग है। समझ रहे आप? तो आप देखिए उपसर्ग से तीनों संधि बन गई। कितना बड़ा रोल है उपसर्ग का। मतलब संधि में आपको बड़ विच्छेद तो सीखना ही सीखना है, बड़माला तो सीखना ही सीखना है, और उपसर्ग भी सीखना है। फिर संधि सीखो तो संधि समझ में आएगी। अब पहले ही नंबर पर संधि सिखा देते हैं कुछ लोग। भाई वो काबिल हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला बच्चा तो इतना काबिल नहीं है, पहली बार आ रहा है, फ्रेशर है, तो उसको तो भाई प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन अगर एक क्रम से पढ़ा दी जाए, कितना भी जीरो हो, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। मैथ की 1 से, हिंदी की
छोटा आ से, इंग्लिश की ए से, उर्दू अरबी की अलिफ से। मतलब हर चीज़ की शुरुआत क्या है, बेसिक, उसकी बड़माला। तो बड़माला से जो जो चीज़ें क्रमबद्ध जुड़ती हुई जा रही उनको एक क्रम से पढ़ा दो। बच्चा कभी ये कहेगा ही नहीं कि सर हमारी हिंदी कमज़ोर है या हम में कोई प्रॉब्लम्स है। अब आपको हिंदी आती है और आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, ऑनलाइन में प्रेशर होता नहीं है, लगभग 20 में से 18 सेट बैठ जा रहा है, 19 बैठ जा रहा है, कभी कभी 20 तो का बढ़ जा रहा है। वहाँ डर तो है नहीं, लेकिन जिस दिन पेपर होता है उस दिन मेन डर होता है। सपने सजे होते हैं कि भाई यही हमारा वो है और इतनी विकट कंपटीशन है, तो यहाँ से हमारा सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत समय से पढ़ रहे हैं, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं भविष्य हमारा कहाँ जाएगा। वो प्रेशर अच्छा खासा क्वेश्चन गलत करा देता है, इधर का इधर लग जाता है। अब वो क्यों लगता है, क्योंकि हमारा लेवल एक बीच वाला होता है, और जब हमने पढ़ ही लेवल से रखा, अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा है, तो भाई फिर तो कितनी भी भीड़ हो, तो मैं खुद पे इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि जो ऑप्शन 4 नहीं भी पता होता है ना, तब भी बी मारोगे, बी बैठेगा सही। और अभी तो वो हालात हैं कि बी मारते होगे, ए मारोगे, ए टिक करोगे, बी आंसर निकलेगा, और बी टिक करोगे तो ए आंसर निकलेगा, कतई पड़ोस वाला निकलेगा। ऐसा होगा इस समय वो हालात हैं। तो ये तो हमारा हो गया संधि का। अब दूसरी चीज हमारी क्या है यहाँ पर, भाई दूसरा यहाँ पर समास वाला भी खेल देख लो। समास में उपसर्ग का क्या रोल है, आपको शब्द देखो तब आप जानोगे। देखो पहला शब्द है हमारा क्या, प्रतिदिन, ये एक शब्द है। दूसरा उपसर्ग है देखो प्रतिक्रिया, क्या है, इसमें भी प्रति है। तीसरा हमारा है क्या, प्रतिकूल, ये भी प्रति है। और चौथा हमारा है क्या, सपूत। और छठा, पांचवा क्या है हमारा, अनेक। और छठा क्या है हमारा, 29। क्या है, 29। अब इसमें सब में उपसर्ग बताओ, इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें भी क्या है, तीनों में प्रति उपसर्ग है। और इसमें क्या है, सा। इसमें क्या है, अन, अन है, अन धन एक होता है भाई, उन। अब सभी उपसर्ग से बने हैं। महारती हमारे परिभाषा क्या लिखवाते हैं, अव्ययी भाव की। यदि पूर्व पद अव्ययी भाव होगा कब, जब पहला उपसर्ग होगा। सब में तो उपसर्ग है पहला पद, तो क्या हम सबको अव्ययी भाव मानने, बताइए भाई। जो डेफिनेशन लिखवाते हैं कि एक लाइन में एक समास कंप्लीट, 6 लाइनें पढ़ लो 6 समास कंप्लीट, क्या ऐसा हो सकता है। समास को कोई छोटा मोटा टॉपिक समझ रखा है, अच्छा टॉपिक है और आपकी लेंथ बदल देता है, पूरी स्टोरी बदल देता है। अगर समास और संधि, मतलब ये एक ग्रुप आपने ठीक से पढ़ लिया। ठीक से पढ़ना मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो वो आउटपुट भी आपको आनी चाहिए। अब मैं यहाँ कहूँ कि भैया प्रतिदिन जो समास है वो कौन सा है, अव्ययी भाव है। प्रतिक्रिया में तो ये आपका तत्पुरुष है, और वो भी कौन सा है, संबंध वाला। प्रतिकूल में बहुवीरी समास है। सपूत में कर्मधारय समास है। अनेक में न्या तत्पुरुष है। तत्पुरुष का एक अलग से प्रकार होता है, न्या, नन भी बोलते हैं। 29 में, अरे पहली बार ही सुनोगे तुम, जबकि कई बार पेपर में आया हुआ है। नन समास आपने सुना होगा, आपने नन सुना होगा, आपने अलूफ समास सुना होगा, ये सब सुनाएंगे हम तुम्हें, समझ रहे हो। आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हो और यही सोचने वाली बात है कि आपने नन समास नहीं पढ़ा है, न्या समास, जबकि पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आता है ये शब्द। अनेक है, अनादर है, कई बार आते हैं। मगर वही बात है ना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है। द्वंद्व समास उपसर्ग से नहीं बनता है, हाँ ये ध्यान रखना। उपसर्ग से एक ही समास है जो नहीं बनता है, बहुत द्वंद्व। द्वंद्व में सीधे 2 शब्द होते हैं, जमीन आसमान, रात दिन, या फिर आपका होता है 21, 22, 23, 24, गिनती ये वाली होती हैं। लेकिन उपसर्ग से एक ही समास बनता है, उनसे 29 वाला वो चला जाता है दिग्गु में। और ऑप्शन अगर दिग्गु ना मिले तो ये भी शब्द पहुंच जाता है कर्मधारय में। तो देखो ये 2-2 समासों में पहुंच जाता है, समझ रहे हो। अभी हम सिर्फ उपसर्ग, अभी हम समास में पढ़ा रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि उपसर्ग की विशेषता देखो कि भाई अलग अलग उपसर्ग हैं और सारे समास अलग हो गए। सब समास अलग हो गए नहीं हुए, बताइए। जबकि हमें डेफिनेशन क्या लगवाई जाती है, भैया पहला पद पूर्व पद जिसका उपसर्ग हो, बेटा आंखें बंद कर लो और टिक कर दो काय पे, अव्ययी भाव पे। लेकिन अव्ययी भाव होगा नहीं,
अब इसका फैक्ट जानो, ऐसा होगा क्यों नहीं सर, या आपने तो लिख दिया लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? भाई आपने तो सीधे सीधे लिख दिया, आपको पता था सर, हम कैसे पहचानेंगे? हम तो अव्ययीभाव लगाएंगे, हम कैसे पहचाने? तो अब इसके लॉजिक हैं, वो समास में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ समझो। देखो प्रतिदिन, अव्ययीभाव समास की पहचान होती है, पूर्व पद क्या होता है? प्रधान। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि भैया दिन शब्द है, दिन का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन। ठीक, अब शब्द है प्रतिदिन, प्रतिदिन का बहुवचन क्या होगा? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। प्रतिदिनों का बहुवचन ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि भैया प्रति अव्ययी भाव जब समास है तो अव्यय का मतलब होता है पहला पद प्रधान, दूसरे पद को हिलने नहीं देगा, दिन है तो दिन ही रहेगा। और यदि धोखे से वो शब्द हिल गया फिर वो अव्ययी भाव में भी नहीं रहेगा। अब आप देख लो, क्रिया का बहुवचन क्या होता है? क्रिया, ये शब्द सही है, लेकिन अगर हम प्रतिक्रिया का बहुवचन कर दें, क्यों नहीं बदलेगा? क्या प्रतिक्रियाएं होता नहीं है? हाँ, तो प्रतिक्रिया का भी बहुवचन प्रतिक्रियाएं होता है, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये अव्यय बचा ही नहीं भाई। उपसर्ग लगने के बाद क्रिया ने परिवर्तन कर लिया, ऊपर वाले उसमें परिवर्तन नहीं हुआ था। भाई यहाँ प्रतिदिन है, प्रतिदिनों बन ही नहीं सकता। कभी आपने प्रतिदिनों शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन प्रतिक्रियाएं सुना होगा, प्रतिक्रियाएं होता है। इसका मतलब ये बहुवचन हो गया, तो ये किससे निकल गया? अव्ययी भाव से बाहर हो गया। अब प्रतिक्रिया को अव्ययी भाव में हम नहीं रख सकते। फिर इसका विग्रह क्या होगा? तो विग्रह होता है क्रिया की क्रिया, क्रिया की, इसका मतलब संबंध तत्पुरुष होता है। भाई यदि आपको कोई गाली बक दे तो ये उनने कर दी, सामने वाले ने क्रिया, क्या आप उसकी क्रिया नहीं करोगे? अरे भाई मुंह को चल दोगे इसका, है नहीं, डंडो बरसा दोगे उसके ऊपर। गाली कैसे बक दी तूने? इसका मतलब क्रिया अगर आपने की है तो हम भी क्रिया करेंगे। इस क्रिया की क्रिया को ही क्या कहता है? प्रतिक्रिया। और 10-12 लोग हैं, 10-12 करोगे तो प्रतिक्रियाएं होगा। पहली प्रतिक्रिया आपने मुंह से दी, दूसरी प्रतिक्रिया हाथ से दी, तीसरी प्रतिक्रिया लाश से दी, और बाद में धाएं से उड़ा दिया, खत्म कहानी। कुल मिला के कई क्रियाएं दे दी। तो ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया? आप प्रतिकूल। भाई सर इसमें भी प्रतिकूल और प्रतिकूल का प्रतिकूल होता नहीं है, तो अव्ययी भाव में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बात सही है, अव्ययी भाव में जाएगा, लेकिन इसका तीसरा पद प्रधान होता है। प्रतिकूल का मतलब होता है विरुद्ध, और जिस शब्द का तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वहां पर डेफिनेशन सारी खराब हो जाती है। जैसे कि सारी संख्या वाली चीजें द्विगु समास में जाता है, चौराहा जाता नहीं था, तिरकोर। लेकिन अगर दशानन कह दिया तो क्यों चला गया? 10 तो यहां भी आ रहा है, लेकिन तीसरा पद प्रधान है ना। कौन बन गया? दशानन में रावण बन गया। तो जब संख्या लगी हो, परिभाषा कोई सी हो, लेकिन उस पद का तीसरा पद बन जाए तो काय में जाएगा? बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि इसलिए सबकी लेंथ खराब करता है। अब है सपूत। सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो सा उपसर्ग है और विभाव नहीं बना। क्यों? क्योंकि कर्मधारी की पहचान होती, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा शब्द विशेष होगा। तो सा का मतलब क्या होता है? अच्छा, और पूत का मतलब होता है पुत्र। अच्छा पुत्र है जो, तो इसका मतलब सा को विशेषण के रूप में रखा गया है, तो कर्मधारय बन गया। अनेक, अनेक में उपसर्ग है अन, और जहां पर नकारात्मक उपसर्ग हो, नहीं का उदाहरण दे, तो वो काय में जाएगा? वो नन में जाएगा, मतलब नहीं होगा। इसका मतलब है अनेक का विग्रह होगा ना एक। 29 संख्या है, द्विगु में जाना ही जाना है, बात खत्म। सब नहीं जाते हैं, उसका भी यही रोल है। देखो मैंने आपको क्या बताया, यदि उनसे लगने वाला जब भाव में अकेले नहीं गया, कितने समासों में गया, तो संख्या वाला काय में जाएगा? पहला नंबर द्विगु है, दूसरा नंबर कर्मधारय, तीसरा बहुवीरी, चौथा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में भी जाएगा संख्या वाला, और द्वंद्व में भी जाएगा। हाँ अब वही तो बताना है। अभी समास पढ़ रहे हो तुम, समास पढ़ लो, आ जाओ। शब्द है पंचगंगा, कौन सा समास है? द्वंद्व कैसे हो जाएगा? दो गुणों नहीं है, अव्ययी भाव समास है। हाँ अव्ययी भाव। देखो अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है? यदि किसी संख्या के बाद, संख्या के बाद नदी का नाम हो, किसका नाम हो, तो आंखें बंद करके काय में लगाना है? अव्ययी भाव में। और देखो एक शब्द है आपका, एक शब्द है आपका 21, 21 में कौन सा समास है? तो ये तो आसान है, कौन सा है?
द्वंद्व समास है। एक शब्द है दशानन, कौन सा है? बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, लॉजिक है इसमें। दूसरा आपका कौन सा है? चौराहा, दिगु। कोई दिक्कत नहीं, मुंह से निकला, इसकी दिक्कत नहीं होती है, कहीं ना कहीं से निकला। और सात में कौन सा समास है? हाँ, इसमें कोई समास ही नहीं है। सात में 1 से लेकर 9 तक कोई समास होता ही नहीं है। 7 को विशेषण बना दो तब समास हो जाएगा। हाँ, कुछ संज्ञा लगाना है। इसका मतलब है आपसे कोई पूछे सप्ताह, 7 अहनों का समूह, अब पहुंचा दिगु में। लेकिन 1, 2, 3, 4 में कोई पूछे, कोई समास नहीं है। 9 में कोई समास नहीं है। 10 भी और ये सब विशेषण बन जाएंगे तो समास है दिगु, विशेषण बन जाएंगे। 11 से लेकर 98 तक उन वाला छोड़ के सारे उसमें द्वंद्व समास है। फिलहाल जब समास का टॉपिक चलेगा तो ये बताएंगे। अभी तो आपको बता रहा हूं कि भैया उपसर्ग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात तो उपसर्ग की चल रही है भाई। हमारी विशेषता क्या चल रही भाई? हमारी विशेषता उपसर्ग की चल रही है। और शायद आपने उपसर्ग ऐसे पढ़ा भी नहीं होगा भाई। पढ़ा है उपसर्ग बताइए, या कहीं भी किसी भी चैनल पे या किसी बुक में ऐसे पढ़ाया जा रहा है? नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेस पता लगता है कि भाई उपसर्ग की इंपॉर्टेंस है क्या, और उपसर्ग कितना बड़ा खेल कर रहा है भाई। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और आपके नए शब्द, और संधि शब्द, और समास शब्द, सबका खेल कर रहा है। और उसके बाद भी कौन सा शब्द बता रहा है? मूल और यौगिक, रूढ़ और यौगिक। तो ये ध्यान देना कि उपसर्ग कितना इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर होगी? तो मैंने अभी कुछ चीजें बताई विशेष, एक बार रिकॉल कर लें। पहली बात है कि उपसर्ग क्या है? शब्द है, शब्दांश है? शब्दांश है। उपसर्ग किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? उपसंसर्ग। उप का मतलब क्या होता है? समीप, निकट या फिर पास। और सृष्टि का मतलब होता है निर्माण करना। उपसर्ग से परिभाषा पूछी जाए क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगकर क्या क्या बनाएगा? विलोम शब्द बनाएगा, पर्यायवाची शब्द बनाएगा, नए शब्द बनाएगा, पूरी संधि का निर्माण करेगा, समास का निर्माण करेगा। और ये मैंने आपको लॉजिकली बता भी दिया है कि किस किस तरीके से वो बना रहा है। अब आता है उपसर्ग का वर्गीकरण। क्या आता है? उपसर्ग का वर्गीकरण। तो अगर हम उपसर्ग के वर्गीकरण की बात करें, कितने होते हैं? 5। ठीक है, कितने होते हैं? 5। उपसर्ग का वर्गीकरण की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहां से भी डाउट में आ जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे सर, सबसे पहले हम जो उपसर्ग पढ़ के आते हैं, क्या क्या पढ़ के आते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, दूसरे हम क्या पढ़ के आते हैं? संस्कृत से ही कौन से उपसर्ग निकल कर आए हैं? हिंदी के उपसर्ग। भाई इससे ही निकल के आए संस्कृत से, और संस्कृत वाले भी यूज हो रहा है। तीसरे हमारे अगर हम बात करें तो किसके निकल, फिर किसके आ गए हमें मिल गए हैं अरबी फारसी, क्योंकि अरबी फारसी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरबी फारसी के उपसर्ग। हमें तो सारे उपसर्ग पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर थोड़े से ऐसे उपसर्ग हैं जो हम अंग्रेजी के उपसर्ग लेते हैं, हिंदी में बहुत यूज करते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। और 5वां जब ये उपसर्ग सारे आ गए तो कुछ उपसर्ग संस्कृत के और आए। अब चूंकि वो बाद में आए हैं तो इनमें तो रखे नहीं गए, 5वें नंबर पर रख दिए गए संस्कृत के समान अव्यय या उपसर्ग। ठीक है, अब 5 हो गए। इसमें अगर कोई पूछे कि इनकी सबकी संख्या कितनी है, भाई इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या, कोई क्वेश्चन संख्या से बन जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है। हिंदी वाले में विवाद रहता है, क्योंकि हिंदी वालों में संख्या बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ की हम बात करें तो इसकी संख्या कितनी है भैया? 22 है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कितने होते हैं? 22 होते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 13 है, कहीं कहीं 14 भी दिखती है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 19 है। और इसकी संख्या कितनी है? 06 है। और इसकी संख्या कितनी है? 10। टोटल लगभग 70 उपसर्ग होंगे। काउंट कर लो, ये कितने उपसर्ग होंगे? 70 उपसर्ग हैं। उन 70 उपसर्गों से ही हमें क्या करना है?
आगे की शब्दावली बनानी है, बहुत शब्द बनेंगे। तो अब तुम्हें सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई उपसर्ग जो संस्कृत के हैं, जो हिंदी के हैं, तो उनका एक उपसर्ग की आकृति दिखाओगे, वो होते कैसे हैं। तो अगर आप कहें तो इसका उपसर्ग क्या होता है, जैसे कि मैंने एक प्रति रख दिया, वो काय में जाएगा, इसमें जाएगा। अगर मैंने उन रख दिया, वो किस में जाएगा, वो हिंदी में चला जाएगा, उन हिंदी का है। अगर मैंने आपको हम रख दिया, हम सफ़र, वो यहाँ का है। मैंने डिप्टी रख दिया, वो यहाँ का है। और मैंने सत रख दिया, सज्जन बनता है, वो यहाँ का है। समझ रहे हो। तो ये हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। अब क्या इनका अपना कोई अर्थ होता है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है अर्थ से। क्या बन जाता है, अर्थ से। जैसे कि आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन देखो, निम्न में बुरा अर्थ रखने वाला शब्द है, ठीक है। पहला प्रति, बी अब, सी उन, डी आ। चारों उपसर्ग हैं, लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे बना है। क्वेश्चन देखो उपसर्ग से बनते कैसे हैं। यहाँ पूछा गया है कौन सा उपसर्ग ऐसा है जो बुरा भाव रखता है, निगेटिव भाव रखता है, बताइए। ये तो बताइए, देखो बहुत आसान है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो भाव क्या रखता है, अगर वो लगेगा तो हमेशा निगेटिव भाव शब्द का बना देगा, हैं, डी। चलो अब देखो सबका अर्थ बता दें। इसका अर्थ होता है उल्टा, या फिर आपका अर्थ हो जाता है एक। इसका अर्थ हो जाता है बुरा, इसका हाथ हो जाता है एक कम, इसका हो जाता है तक या समीत, ठीक है, सहित। तो अब ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है क्या, बंद करके। अब देखो क्या है आपके पास, तो गुण का विलोम क्या होगा, तो अब गुण क्या हो गया बताइए। अब गुण अच्छा भाव हो गया, बुरा भाव हो गया, बुरा भाव हो गया ना। तो पहले नंबर पर तो हमें उपसर्ग पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर इसका भाव पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो बनता है इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, ये तो पहला था, दूसरा देखो। निम्न में संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना, नहीं का ऑप्शन ध्यान रखना। ए प्रति, बी निर, सी आ, डी सा। बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखकर बताइए, आप ये पहचान लोगे, बहुत आसान है, ये तो सरल है भैया। इस आपको भी 5 प्रकार का वर्गीकरण कराया है मैंने। संस्कृत का है, हिंदी का है, अरबी फारसी का है, अंग्रेजी का है, और संस्कृत के समान अव्यय है। तो ये संस्कृत का पूछा है, संस्कृत समान अव्यय वाला नहीं पूछा है। इन्होंने कहा कि नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 उपसर्ग संस्कृत के हैं और एक उपसर्ग क्या है जो संस्कृत का है नहीं, किसी और भाषा का हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है, अरबी फारसी का भी हो सकता है। तो कोशिश करो इसमें टिक करने की, क्या हो सकता है बताइए। चलो इसका आंसर देंगे हम बाद में, पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, उसका आंसर अभी दोगे तुम, ठीक है। संस्कृत के कितने हैं, अभी तो बताए थे, फिर से बता दो। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है कि हम अगर देखें तो आ की आकृति से हमें 7 मिलेंगे, और ऊ की आकृति से 3 मिलेंगे, ना की आकृति से 2 मिलेंगे, ना की आकृति से 3 मिलेंगे,
पा की आकृति से 4 मिलेंगे, सा की आकृति से 2 मिलेंगे, वा की आकृति से 1 मिलेगा। कितना होगा? 7 3 10, 2 12, 3 15, 4 19, 20 22 हो गए। अब इसमें अगर कोई पूछे कि भैया कौन कौन से आते हैं, तो देखो पहले तो ई वाले आएंगे, अति, अधि, अभी, 3 ये हो गए। फिर हमारा क्या आएगा? एक छोटा ऊ वाला आ जाएगा, अनु, फिर अब, अप, आ। तो ये 7 हो गए। सब आ से ही आकृति वाले हैं, मतलब आ का मतलब ये छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आ की आकृति से हैं। इसमें हमारा होता है उप, उत, उद, उत, उद, उप, तीनों इसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब दा से कौन सा होता है? दोर, दोस, और ना से निर, निस, नी। तो निर निस नी, निर निस नी, दोर दोस। पा से क्या होगा? पिर होगा, तो पिर से ही बन जाएगा प्रति, फिर परी, और परी का क्या होगा? परा। ठीक है। इसका क्या होगा? सम, सु, और ये वी। लो हमें ओरली 20 हमारे दिमाग में, 22 हमारे बैठ गए। बहुत आसान है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में बैठ जाएंगे। 22 उपसर्ग, क्योंकि संस्कृत के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विसर्ग संधि इससे बनती है, स्वर संधि इससे बनती है, और व्यंजन संधि बनती है। ये हमें आसान देखना है। अब देखो, अगर मैं इसमें बात करूं कि जो पीछे क्वेश्चन था, पहले एक बार देख लो। अति गाय का है, संस्कृत का है। अधि संस्कृत का है, अभी है, अनु है, अव, अप, आ, सब संस्कृत के दिख रहे हैं। उत, उप, उद, दोर, दोस, निर्निस, नी, पर, प्रति, परी, परा, सम, सु, बी। इसके अलावा जो भी आएगा वो संस्कृत का नहीं होगा। एक बार चेक कर लो, रिकॉल कर लो। अब पीछे जाते हैं। आंसर नंबर ये देख रहे हो, एक ही बार में ऑप्शन डी आके बंद कर गया। अभी जो आंसर नहीं दे मिल रहा था, एक ही बार में आंसर आ गया सर जी, डी है। क्योंकि प्रति, निर और आ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सा तो उसमें दिख ही नहीं रहा है भाई, सा नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, अब तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। समझ रहे हो? तो हमें तो देखो, जब तक ध्यान रखो सिलेक्शन लेना है तो 70% 80% चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अब आप सोचो, नहीं सर समझ तो लिया है, काफ़ी है, कॉपी में नोट्स भी हैं, कलरफुल हैं, लेकिन यार पेपर में तो ना कॉपी ले जा सकते हो, ना कुछ और ले जा सकते हो, सिर्फ अपना दिमाग ही लेके जाओगे, मतलब पूरा शरीर ही लेके जाओगे। ये मत सोचना कि शरीर रख जाओगे घर पे, पूरा ही लेके जाओगे अपने आप को, लेकिन वहाँ सब चीज़ दिमाग से ही निकालना है। इसलिए लगभग 70 से 80% चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार रिकॉल कराता हूँ चीज़ों को, कि बार बार रिकॉल कराता हूँ। आप घर पे याद ना करो, लेकिन मेरा डिस्कशन आपके साथ रहना चाहिए, और डिस्कशन से चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं। तो ये पार्ट 1 में इतना हो गया है। पार्ट 2 में पूरा इसका डिटेल से बता देंगे। आप उतारो मत, मैं PDF इसकी सही से आपको भेज दूंगा। ठीक है।